तो आज का पॉइंट मेरा साथियों देख रहे हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई। तो यह 31वें संशोधन द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश में 6 गो। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में 1 बार तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंगल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 545। लोकसभा एवं राज्यसभा का सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में 48 गो। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। आगे भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय। तो वो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। ऐसे ऋण या भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का वेतन भत्ते एवं पेंशन। अगला, ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया गया। अगला पॉइंट है परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश का। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत के से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। 1 वर्ष में लोकसभा से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 2। बिहार लोकसभा में बिहार 40 को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों का योग है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में 11 गो, मध्य प्रदेश में 29 गो। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष में एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है अंतिम रिपोर्ट। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा का सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। राज्यसभा के सदस्य राज्यों के। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 गो लोकसभा से, 10 गो राज्यसभा से विषय। संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा तथा गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
मतलब प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता। आगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाला प्रथम अभिनेत्री कौन है, तो नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य 1980 से 86 के दौरान। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक। 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना, अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो संविधान। भारत की संचयी निधि कौन सा व्यय प्रभावित नहीं होता, तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। आगे एक पॉइंट इसके बाद नीचे देखेंगे। धन विधेयक संसद को किस सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है, तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होता है, तो भारत के संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता था, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है, तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। आगे धन विधेयक और साधारण विधेयक एवं धन विधेयक की तुलना। तो साधारण विधेयक इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। हालांकि इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य। और धन विधेयक इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन धन विधेयक में इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत किया जा सकता है, और इसे धन विधेयक को इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, और इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। आगे दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया है तो यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता, और इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। तो इसके बारे में देख लें साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक या एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। आगे पॉइंट है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन का सदस्यों से गठित की जाती है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितने माह का होता था, 6 माह का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं, तो बिना संसदीय स्वीकृति के आकस्मिक निधि को
अगला, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में। अगला, कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जानता है? तो समापन प्रस्ताव। अगला, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। अगला, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद से त्याग दे सकता है। अगला, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला, संसद के शीर्ष समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो प्राक्कलन समिति में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। अगला, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट का प्रशिक्षण करना। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट का प्रशिक्षण करना। अगला, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समिति के माध्यम से। आगे पॉइंट 6, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, दिन में 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? विश्वास मत। अगला, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक वर्ष 1961 ईस्वी में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। अगला, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला, संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझ जाती है जब वो सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थिति रहता है। संसद राजसूची के किस विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकलन पारित करे? संसद राजसूची के यदि राज्यसभा ऐसा संकलन पारित करे तब। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है, तथ्यों को गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होती है? तो 1 घंटे की होती है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित होती है? तो न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की। सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। आगे, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें।